प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस का यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है वो 8 मार्च को है। और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एग्जाम के रिगार्डिंग हमने आपको एमसीक्यूज की एक महा मैराथन करवाई है, जिसमें से मान के चलिए कि आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो फंस जाने हैं। पहली बात। दूसरी बात कि हमने हर टॉपिक की एक स्पेशल अलग अलग वीडियो बना रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर मौजूद है। आप जाकर के उनको पढ़ लीजिएगा। आपकी डिमांड थी कि सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, क्योंकि 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। और बेटा आपके 10 ही क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से मीडियम, जो कह सकते हैं कि एक एक तो वेरी शॉर्ट हो गया, ये एक शॉर्ट होता है जो दो दो नंबर के होते हैं। तो इनको कैसे लिखना है, इनको टैकल कैसे करना है, आज हम उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और क्वेश्चंस को कितने शब्दों में लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, दो मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं। एक हमने आपको प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर सॉल्व कराया है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो पेपर आपका कैसा आता है और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। फिलहाल समय को बिना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज हेडर फाइल। तो बेटा आपको पता है कि हमने आपको जब पढ़ाया था सी लैंग्वेज, तो वहां पर सबसे पहली लाइन हम लोग लिख रहे थे हैज इंक्लूड stdio, ऐसा लिखा था हमने ना, stdio.h, stdio.h। ये आपकी क्या होती है, यही आपकी बच्चों हेडर फाइल होती है। ठीक है ना। डेफिनेशन लिखना है, लिख सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग अ हेडर फाइल इज अ फाइल विथ द एक्सटेंशन डॉट एच। अब देखो स्ट्रिंग में क्या लगा हुआ है, डॉट एच लगा हुआ है ना, तो यही कह रहा है विथ द एक्सटेंशन डॉट एच दैट टिपिकली कंटेन्स फंक्शन प्रोटोटाइप्स, जो कि फंक्शन के प्रोटोटाइप को कंटेन करता है, मैक्रो डेफिनेशन को कंटेन करता है और टाइप डेफिनेशन को कंटेन करता है, या अन्य प्रकार के डिक्लेरेशंस को कंटेन करता है। ठीक है ना। दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज, जो कि शेयर की जाती है मल्टीपल सोर्सेज से। ठीक है ना। जैसे अभी स्टूडियो डॉट एच की ही बात करते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं सर, इसमें हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन होता है। ठीक है ना। एक प्रिंटफ फंक्शन होता है और दूसरा जो आपका है वो स्कैनफ फंक्शन होता है। तो ये हमने आपको पढ़ाया है पहले भी, और आज हम आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन कहाँ होता है, स्टूडियो डॉट एच की हेडर फाइल में होता है। ये प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट लाने का काम करेगा और स्कैनफ फंक्शन जो है ये इनपुट दिखाने का काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखना है, हाँ ऐसे तब लिखना है बेटा जब ये 2 नंबर का पूछे आपसे। ठीक है ना। 2 नंबर का पूछे तब इतना आप लिखेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 नंबर का पूछे तो आपको डेफिनेशन को थोड़ा सा और छोटा कर देना है बस। ठीक, आगे चले। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ हेडर फाइल्स के नाम लिखिए। तो हमने आपके लिए कुछ 10 हेडर फाइल्स लेकर के आए हैं हम, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। और ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछा गया था, 1 नंबर का सवाल था, कहा था 2 हेडर फाइल लिखिए। ठीक है ना। तो हम आपके लिए 10 हेडर फाइल लेकर के आए हैं। stdio.h, हाँ, और स्टूडियो लाइब्रेरी, std लिब है, इसको कहते हैं स्टूडियो लाइब्रेरी। ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच, जहां पर स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग सीएमपी ये सारे फंक्शन होते हैं। मैथ डॉट एच, ये मैथ की लाइब्रेरी है। टाइम डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, उसके बाद stdarg.h, लिमिट्स डॉट एच, फ्लोट डॉट एच और एरर no.h, errno.h। ये आपके 10 हेडर फाइल के नाम्स हैं। इनको भी आप याद रखेंगे। कभी पूछेगा भी ना तो बेटा केवल आपसे पूछेगा 2 हेडर फाइल के नाम बताइए, और सवाल होगा 1 नंबर का। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। बेटा सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं। ठीक, तो सबको पता है सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज और याद रखना है कि सारे के सारे जो कीवर्ड होंगे बच्चों वो लोअर केस में होंगे। कैसे होंगे, लोअर केस में होंगे। कोई भी उसमें अपर केस या कैपिटल लेटर में चीज नहीं लिखी जाएगी, सब लोअर केस में होंगे। कह रहा दीज कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग। वे कीवर्ड जो है ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है इन लैंग्वेज, एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और इनका इस्तेमाल हम लोग एज एन आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल के फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फंक्शन के फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या फिर क्लास नेम के फॉर्मेट में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। इनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है और उसी मीनिंग के रिगार्डिंग इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। संख्या कितनी है इनकी, 32 है। ठीक है ना। जैसे 2 4 6 के नाम आपसे पूछने पड़ जाएं तो आप बताएंगे इंट हो गया, ठीक, उसके बाद फ्लोट हो गया, फ्लोट के बाद वॉइड हो गया, ठीक, वॉइड के बाद
VOID, ये O है हाँ? और कुछ मत समझिएगा। वॉइड हो गया, वॉइड के बाद और क्या लिख सकते हो, इफ लिख सकते हो, व्हाइल लिख सकते हो, फॉर लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो, कंटिन्यू लिख सकते हो, ठीक, गो टू लिख सकते हो। ये सब बेटा क्या है, कीवर्ड्स हैं। 32 कीवर्ड हैं, हमने आपको पूरी की पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करा रखी है, आप देख सकते हैं चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। तो बेटा याद रखिएगा वेरिएबल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है लोकल वेरिएबल और एक आपका हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। दोनों में अंतर क्या है सर, ग्लोबल जो लोकल वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। कहाँ डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। और इसका जो स्कोप होता है वो भी फंक्शन के अंदर तक ही होता है। लेकिन जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है ये आउट ऑफ द फंक्शन डिफाइन किया जाता है, आउट ऑफ द फंक्शन, आउट ऑफ द फंक्शन डिफाइन करते हैं। और जो इसका स्कोप होता है ये पूरे प्रोग्राम में होता है, आप इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको याद रखनी है, पहला लोकल वेरिएबल हो गया और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा हाउ मेनी डेटा टाइप्स इन सी, सी लैंग्वेज में कितने डेटा टाइप हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोग रखते हैं, फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कितने होते हैं बेटा, 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा डेराइव्ड डेटा टाइप और तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा बेसिक डेटा टाइप जो प्राइमरी होता है, इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड और डबल, ये हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं या प्राइमरी डेटा टाइप हैं, इनको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। डेराइव्ड में आएगा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब हमारे कहाँ जाएंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप में आ जाएंगे। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जिसको यूजर डिफाइन करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर, वही चीज जो हमने अभी आपको बताई कि हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप हैं वो डेटा कितने हैं, वो 5 हैं। कितने हैं, 5। नंबर वन पे आपका आ जाएगा इंटीजर। अच्छा सर इंटीजर कितनी बाइट कंटेन करता है, साइज कितनी लेता है, तो 2 बाइट की लेता है। कितनी, 2 बाइट्स की साइज को ये ग्रहण करेगा। उसके बाद फिर फ्लोट है, फ्लोट कितने का होगा, 4 का होगा, ठीक। फ्लोट के बाद फिर डबल है, डबल कितने का होता है, 8 बाइट लेता है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर कितने का, 1 बाइट। और वॉइड, वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं तो कोई भी ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इनको भी याद रखेंगे। चलें आगे। आगे कह रहा है कि यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि ऑपरेंड की संख्या के आधार पर ऑपरेटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, पहला यूनरी हो गया, ठीक है, यूनरी हुआ। दूसरा क्या हमने आपको बताया, दूसरा बाइनरी, दूसरा बाइनरी। और तीसरा क्या बताया था, टर्नरी। तीसरा क्या था बेटा, टर्नरी, ठीक है ना। अब सर होता क्या है ये सब, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, लिख देता हूं यहां पर मैं टर्नरी, ठीक है ना। मतलब हुआ इनका क्या है सर, तो बेटा देखो यूनरी जो है ना इसको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। कितनी वैल्यू चाहिए इसको, एक वैल्यू चाहिए। बाइनरी को 2 वैल्यू चाहिए और टर्नरी को 3 वैल्यू कम से कम चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बात समझ में आया, आइए देखते हैं। कह रहा है यूनरी ऑपरेटर, आ यहां पर लगा है, आ ही लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यूनरी को कैसे लिखते हैं, यू से, ऐसे इसका वॉबल कैसा आ रहा है, या से आ रहा है ना, इसीलिए यहां पर हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। नहीं कहते सर जी ए लिखे हैं एन लगेगा। तो a unary operator is an operator that operates on a single value, आया ना, या सिंगल ऑपरेंड, मतलब कह रहा है कि यह काम करता है एक वेरिएबल के साथ या एक वैल्यू के साथ, ओनली ऑन वेरिएबल और वैल्यू। यूनरी ऑपरेटर आर टिपिकली यूज्ड, ये टिपिकली यूज होते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंक्रीमेंट, निगेशन या फिर इन्वर्टिंग अ वैल्यू, ठीक है ना। जैसे यहां पर ध्यान से देखो कौन कौन से ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर हमारे पास है इंक्रीमेंट का, जो कि एक वैल्यू बढ़ा दे, जैसे हमने लिखा a बराबर 5, ध्यान से समझते चलना, a बराबर 5, और हम कह रहे हैं चलो प्रिंट कराओ प्लस प्लस a को, तो बेटा जी प्लस प्लस a कितना हो जाएगा, प्लस प्लस a हो जाएगा 6, ठीक है ना। मैंने कहा b बराबर 3, और मैंने कहा चलो बताओ माइनस माइनस b कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे सर, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये निगेशन का मतलब उसकी वैल्यू को निगेटिव कर देगा। लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट अगर 0 है तो 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा, और 1 है तो 1 को कितना कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, लॉजिकल नॉट होता है। बिटवाइज नॉट भी ऐसे ही काम करता है। एड्रेस ऑपरेटर किसी के एड्रेस को बताता है, और पॉइंटर ऑपरेटर हमने आपको पढ़ाया ही हुआ है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा, ये सब आ जाते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत, जिनको काम करने के लिए एक वैल्यू या एक वेरिएबल की जरूरत होती है बस, ठीक। अगला सवाल हमसे कह रहा है टोकन किसे कहते हैं, अभी ध्यान से देखना आपको।
टोकन होता क्या है? तो बेटा टोकन सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी कोड की। किसी कोड का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पर लिखी गई है इन सी प्रोग्रामिंग। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल कोड। किसी मीनिंगफुल कोड का सबसे छोटा हिस्सा टोकन कहलाता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स का सीक्वेंस हो सकता है। दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी ऑफ द कंपाइलर। जो कि कंपाइलर की सिंगल एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, मतलब जिसको कंपाइलर समझ पाए, ऐसा पार्ट क्या कहलाएगा? टोकन कहलाएगा। टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जो बनता है वो टोकन्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। एंड द कंपाइलर यूजेस देम टू अंडरस्टैंड एंड प्रोग्रेस द प्रोग्राम। और कंपाइलर इन्हीं का इस्तेमाल करता है प्रोग्राम को समझने में और समझने के साथ साथ ट्रांसलेट करके आउटपुट देने में। ठीक है ना? अच्छा, क्या क्या आता है इनके अंतर्गत? तो बेटा जी इनके अंतर्गत आएगा कीवर्ड, और कीवर्ड की संख्या हमने आपको कितनी बताई? 32 बताई है। आइडेंटिफायर आता है। आइडेंटिफायर में भी हमने आपको बताया क्या क्या आ सकता है। वेरिएबल आता है। ठीक, लिख भी लीजिएगा। आइडेंटिफायर के अंतर्गत वेरिएबल आएगा, और आइडेंटिफायर के अंतर्गत फंक्शन आएगा। ठीक है ना? ये आपका फंक्शन आ गया। फंक्शन के बाद क्लास आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आइडेंटिफायर के अंतर्गत आते हैं। देन कांस्टेंट भी इसी के अंतर्गत आता है। हाँ, कांस्टेंट को हम लोग लिटरल भी कहते हैं। कौन कौन सा लिटरल होगा? न्यूमेरिक लिटरल होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, या फिर स्ट्रिंग लिटरल होगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके कांस्टेंट्स या लिटरल्स हो गए। ऑपरेटर इसी के अंतर्गत आएगा। ऑपरेटर में अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है ना? याद भी है कि नहीं बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन सा है? एंड है, और है, हाँ, और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट है, एक्स और है, लेफ्ट शिफ्ट है, और राइट शिफ्ट है। ये बिटवाइज में आ गया। लॉजिकल में बेटा कितने होते हैं? लॉजिकल में 3 होते हैं। लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, और लॉजिकल नॉट हो गया। रिलेशनल में कितने होते हैं? रिलेशनल में भी याद रखो, रिलेशनल में हमारा लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, इक्वल हुआ, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है ना? ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, ये सब कहाँ जाते हैं? तो ये सब आ जाएंगे बेटा रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है ना? अर्थमेटिकल हमने तुमको बताया ही है। अर्थमेटिकल में प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा, हाँ, मॉडुलस आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट आएगा और डिक्रीमेंट आएगा। ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब आ जाएंगे बेटा किसमें? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर को भी समझ लिया जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आएगा? तो इसमें इक्वल आता है, ठीक, प्लस इक्वल आता है, सब हमने आगे बताया भी है आपको। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल, फिर डिवाइड इक्वल, या फिर मॉडुलस इक्वल, तो सब इसी में आपके ये आ जाएंगे। ठीक है ना? ये आपके क्या हो गए? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का नहीं है ना? ये आपको याद रखना। अच्छा, नीचे है भी, देखो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये नीचे क्वेश्चन भी है, इसको भी हम समझते हैं। अब यूनरी भी हमने आपको बता दिया, टर्नरी बता दिया, बाइनरी भी बता दिया। आगे कह रहा है और क्या आता है टोकन में? तो टोकन में पंक्चुएशन आता है या सेपरेटर आता है। पंक्चुएशन सेपरेटर का मतलब समझिए, इसमें वे सिंबल इस्तेमाल होते हैं जो किसी विशेष काम को करते हैं। जैसे हमने कॉलन कह दिया, हाँ, हमने कॉमा कह दिया, हमने सेमी कॉलन कह दिया, हमने अंडरस्कोर कह दिया, हमने हाइफन कह दिया, हमने बैकस्लैश कह दिया। ये सब क्या होंगे बेटा? ये सब पंक्चुएटर्स होते हैं जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर कमेंट आता है। कमेंट भी कितने प्रकार का होता है बेटा जी? कमेंट 2 प्रकार का होता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश। इस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर बीच में ऐसे कमेंट लिख देंगे, 4 5 6 लाइन, जितनी हमारी मर्जी हो। बात समझ में आ गई? तो ये इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो बेटा ध्यान से समझना, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन करता है किसी वेरिएबल में। ठीक है ना? बात समझाइए। जैसे हमने कहा a बराबर 5, a बराबर 5। अब a एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन हो गई 5। कौन सी वैल्यू असाइन हो गई? 5 नाम की वैल्यू इसमें असाइन हो गई है। बात समझ में आ गई? कह रहा एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे कॉमन यही वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही इतना नहीं होता, और भी सारे होते हैं, बट उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं आते, वो किसी न किसी और ऑपरेटर के साथ में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, डिवाइड इक्वल हो गया, मॉडुलस इक्वल हो गया, एड्रेस इक्वल हो गया। हाँ, ये एड्रेस वाला नहीं है, ये बेटा बिटवाइज है, बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्स और है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। ठीक है ना? ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। बात समझ में आई? सर एक मतलब भी समझा दीजिए। बेटा हमने लिखा a बराबर 5, क्या लिखा? a बराबर 5, और मैंने कहा a मल्टीप्लाई
इक्वल टू a मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब इसका मतलब जरा समझो, इसका मतलब होता है a में वैल्यू असाइन होगी और क्या वैल्यू असाइन होगी, a इंटू टू असाइन होगा, a इंटू टू असाइन होगा। अब a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 5 दी गई है ना, तो यहाँ पर 5 इंटू 2 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो गया 10। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन सी लाइब्रेरी। तो सी लाइब्रेरी में इनपुट और आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे हम लोग करते हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है ना। अब इनपुट फंक्शन के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेट स्कैनफ का, गेट कैर का, गेट्स का, हाँ, और यहाँ पर एफ स्कैनफ का भी इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट फंक्शन के लिए प्रिंटफ का इस्तेमाल, पुट कैर का, पुट्स का, एफ प्रिंटफ, पुट सी और पुट्स, ये सारे हमारे कैसे फंक्शन हैं, आउटपुट वाले फंक्शन हैं। इसमें से हमने आपको स्कैनफ भी पढ़ा रखा है, प्रिंटफ भी पढ़ा रखा है, गेट्स भी पढ़ा रखा है, पुट्स भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और गेट कैर और पुट कैर के भी बारे में बताया है, नहीं भी बताया होगा तो ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल हमने बता रखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन करिए गेट कैर और पुट कैर फंक्शन को। तो बेटा गेट कैर फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। गेट कैर क्या करता है, एक कैरेक्टर को पढ़ने का काम करता है। एक कैरेक्टर को पढ़ने का काम कौन करता है, गेट कैर करता है। तो पुट कैर क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट के फॉर्मेट में शो कराने का काम करता है। सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, आउटपुट के फॉर्मेट में शो कराने का काम करता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, गेट कैर फंक्शन, एक कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए पुट कैर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, 2 नंबर का सवाल पूछेगा, 1 नंबर इस पे दे देगा और 1 नंबर इस पे दे देगा, हो गया 2 नंबर का सवाल। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस। तो बेटा जी स्केप सीक्वेंस हमने आपको बताया था, 2-3 एस्केप सीक्वेंस बताए थे। ये किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। तब हमने बताया भी था कि एस्केप सीक्वेंस कहते किसके हैं, तो यही हमारा एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। बात समझ में आई। आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है एन एस्केप सीक्वेंस या फिर एन एस्केप कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर लिटरल दैट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू टाइप डायरेक्टली। मतलब इसका इस्तेमाल उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जो नॉर्मली लिखना संभव नहीं है या फिर जिनको लिखना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। जैसे भी लाइन ब्रेक कैसे लिखोगे आप, कैसे लगाओगे, तो वो इम्पॉसिबल चीज है ना, तो उसी के लिए हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का या एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में एस्केप कैरेक्टर को बैक स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, बैक स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसके साथ एक और कैरेक्टर लिखा हुआ होता है जिसका अपना एक विशेष मतलब होता है। जैसे बैक स्लैश एन नई लाइन के लिए, बैक स्लैश टी वर्टिकल टैब के लिए, ये आपका डबल बैक स्लैश है तो ये इसके बाद वाला जो होता है वही काम करता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वहां पर बैक स्लैश आ जाएगा। यहाँ पर बैक स्पेस लाने के लिए, सिंगल कोट के लिए, फॉर्म फीड के लिए, डबल कोट के लिए, वर्टिकल टैब के लिए, नल टर्मिनेटर है ये, और ये आपका क्या है, कैरिज रिटर्न है। इसमें से हमने आपको बहुत सारी बातें बताई भी हैं। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। ये सब हमारे एस्केप सीक्वेंस हैं या एस्केप कैरेक्टर्स कहलाते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। आगे चलते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। तो बेटा हमने आपको बताया कि किसी लैंग्वेज में जब कुछ भी लिखते हो तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते, डायरेक्टली वेरिएबल को नहीं लिख सकते, डायरेक्टली आप किसी भी सब्जेक्ट को डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते हो। उसको लिखने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने आपको बताया भी था कि %d होता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है ना। अगला फॉर्मेट स्पेसिफायर %f होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने आपको बताया था %s बताया था, %c बताया था, %c के साथ साथ हमने आपको और बताया था कि %u भी होता है, %i भी होता है, %u बताया था, ठीक, %i बताया था। ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर थे जिनका इस्तेमाल विशेष कामों के लिए किया जाता था। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये सब क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मेट स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले फंक्शंस हैं। कह रहा फॉर्मेट स्ट्रिंग इन सी इज यूज्ड विद फंक्शंस लाइक प्रिंटफ। प्रिंटफ के साथ हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल, यह कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आर आउटपुट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा का आउटपुट हम लोग कैसे लेंगे, उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग का। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स टेक्स्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या कंटेन करती है, टेक्स्ट को कंटेन करती है और साथ ही साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर को कंटेन करती है, किस प्रकार का डेटा हमारे स्ट्रिंग में दिखाया जाएगा।
विच आर प्लेस होल्डर्स दैट डिटरमाइंस हाउ वेरिएबल्स आर डिस्प्लेड इन आउटपुट, जो कि बताता है कि वेरिएबल किस प्रकार से आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इंक्लूड %d, %d किसके लिए होता है बेटा जी, इंटीजर के लिए होता है, ये देख लो लिखा भी हुआ है। %f किसके लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है। %s किसके लिए होगा, स्ट्रिंग के लिए होगा। %c किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, एड्रेस के लिए होता है। ये किसके लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है। ठीक है ना। तो सबके बारे में हमने आपको बताया है। नहीं पढ़ा है आपने तो सी लैंग्वेज की जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस पढ़ी हैं, जो अभी हाल ताज में हमने पढ़ाई, एक बार जा करके उनको पढ़ना। हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। ठीक है ना। कम समय में ज्यादा अच्छा सा एक कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। देन कह रहा व्हाट इज जंप स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। जंप स्टेटमेंट मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम क्या करते हैं, हम जंप मारते हैं। तो जंप मारते हैं तो इतना सा एरिया छोड़ करके हम यहाँ आ गए ना, डायरेक्टली यहाँ आ गए, अब यहाँ से चलने लगते हैं, यही जंप हो गया। तो वैसे ही हमारे सी लैंग्वेज में भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कुछ हिस्से को स्किप कर देती हैं या रूट को बदल देती हैं और डायरेक्टली कहीं और पहुंचा देती हैं, फिर वहां से आपका प्रोग्राम चलने लगता है। यही आपके जंप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ध्यान से देख भी लीजिए लिखना कैसे है। दीज स्टेटमेंट्स अलाउज यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं आपके प्रोग्राम में। दीज स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू जंप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये किसी विशेष पॉइंट पर जंप करने की परमिशन आपको देती हैं आपके प्रोग्राम में। आइदर आपके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देंगे किसी और पार्ट पे, आपके प्रोग्राम को किसी और हिस्से में ट्रांसफर कर देंगी, या फिर स्किप कर देंगे किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ कोड को। ठीक है ना। अब कौन कौन सा इसमें है, तो बेटा इसमें पहला होता है ब्रेक, जो कि आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसको कहां पढ़ने को मिलेगा सर, हमने इसको फॉर लूप में पढ़ाया हुआ है आपको। हाँ, या फिर कहां पढ़ाया हुआ है इसको, हमने आपको पढ़ाया हुआ है स्विच स्टेटमेंट में। अलग वीडियो बनी हुई है, 5-6 मिनट की है, 10 मिनट की, आप जाकर के देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट में हमने बताया है कि ब्रेक कैसे काम करता है और रिटर्न का क्या मतलब होता है, डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है। आगे है कंटिन्यू, ये क्या करता है, जब कोई कंडीशन ट्रू होगी ना, तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट को, करंट इटरेशन को, ये करंट लूप की करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और फिर से कहां पहुंच जाएगा, फिर से ये टॉप ऑफ द लूप पहुंच जाएगा, लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, करंट इटरेशन को स्किप करके स्टार्टिंग में आपके लूप के ये पहुंचा देता है कौन, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक। गो टू क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर भेज देगा, जिस जो लेबल दिए रहोगे आप ना, उस लेबल के हिसाब से ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर भेज देगा। रिटर्न क्या करता है, ये आपको फंक्शन से बाहर लाने का काम करता है। रिटर्न मतलब लौटाना, तो फंक्शन क्या लौटाएगा उसको बताने का काम कौन करता है, रिटर्न स्टेटमेंट करता है। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है गो टू स्टेटमेंट क्या है। अब नाम से ही पता चल रहा है, गो टू का मतलब जाना कहीं पर। तो कह रहा द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप अ स्पेसिफिक लेबल इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक लेबल पर जंप करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रोग्राम के फ्लो को ट्रांसफर कर देता है, कंट्रोल करता है, ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू दैट पॉइंट। ठीक है ना। अब कह रहा है कि although it provides a simple way to manage control flow, यह एक सिंपल रास्ता प्रोवाइड करता है कंट्रोल फ्लो को मैनेज करने का। इट्स यूज इज जनरली डिस्करेज्ड बिकॉज इट इज मेक्स कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। यह थोड़ा सा हाँ क्रिटिकल होता है, लेकिन आप डायरेक्टली पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जाना चाहते हो तो आप गो टू का इस्तेमाल करिए, और जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो उस लेवल पर आप आराम से पहुंच सकते हो बिना बाकी के कोड को पढ़े हुए। ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा सा रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा समझना आपको पड़ता है इस चीज को। बात समझ में आ गई। लिखना केवल इतना है भाई, एक एक नंबर, दो दो नंबर के सवाल है, कितना आप लिखोगे, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो 2 नंबर के लिए इतना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना। हाँ पूछेगा और ऐड करना चाहते हो तो कर दो भैया कि गो टू स्टेटमेंट के लिए हम लोग किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो गो टू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपका एक पॉइंट बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल है, तो बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट्स वे स्टेटमेंट्स होती हैं जो डिसीजंस को शो करती हैं कि कोई कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दो ही स्थितियां बन सकती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जहां पर ऐसी स्थिति बने बेटा वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और बेसिकली ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम लोग स्विच में करते हैं, इफ में करते हैं, इफ एल्स में करते हैं। हाँ, या फिर जब व्हाइल वगैरह लगाते हैं तब भी हम लोग ऐसी स्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इफ वगैरह का ही यूज करेंगे। कह रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी आर यूज टू मेक डिसीजंस। देखो आगे बात ना, क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिसीजंस को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, जो किसी विशेष कंडीशन या एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। हमने कह दिया
ए बराबर ए इज ग्रेटर देन 5 और ए बराबर हमने कितना ले रखा है, ए बराबर 8 ले रखा है। कब कह रहा 8 बड़ा है 5 से, तो बिल्कुल सही बात है ना। इसका मतलब अब इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो वाला रन होगा अगर इफ लगाया है तो। अगर मैंने कह दिया ए बराबर कितना है, ए बराबर ऐसा मैंने कह दिया ए इज 8 और क्या 8 बड़ा है 15 से, नहीं बड़ा ना। जब नहीं बड़ा है फिर कहाँ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट इसी में आगे कह रहा है कि दे अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सर्टेन पार्ट्स ऑफ कोड ओनली इफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर मेट। मतलब जब कोई कंडीशन ट्रू होगी तभी वो वाली जो कंडीशन है, वो वाला पार्ट है वही एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगी तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दो हिस्से होते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें। जैसे यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट किए और यहाँ पर इनपुट ले लिए और इनपुट में हमको कितना मिल गया, इनपुट में हमको मिल गया ए बराबर 8। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कंडीशन लगती है बेटा। कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी कि अगर मैंने कहा ए बड़ा है, किससे बड़ा है, 10 से। ए बड़ा है 10 से, तो दो स्थितियां बनती हैं। एक बनती है किसकी, एक बनती है यस की कि सही हो, और एक बनती है नो की। ठीक, ये आपको दो स्थितियां बनाने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या कराते हो, डिस्प्ले कराते हो। डिस्प्ले क्या कराओगे, यहाँ पर आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन 10। ए 10 से बड़ा है, आप ऐसे दिखाओगे। और यहाँ पर लिखोगे ए इज लेस देन 10, लेस देन 10, आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों को आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, ऐसे एंड हो गया। अब ध्यान से देखो, फ्लो चार्ट हमने बना दिया। फ्लो चार्ट में ए बराबर की वैल्यू कितनी, 8 है। अब कहना है क्या 8 बड़ा है 10 से, कंडीशन यस की नो, नो नो वाली सेटिस्फाइड हो रही ना, बड़ा नहीं है तो किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब ए क्या है, ए 10 से छोटा है। अगर यहीं पर 18 ले लूं तो अब देखो 18 बड़ा है ना 10 से, तो यस वाले पे जाएगा और यस वाले पे क्या कहेगा कि ए जो है वो 10 से बड़ा है। तो इस प्रकार ये हमारा इफ एल्स काम करता है। ये इफ वाली कंडीशन है। एक में इधर वाले में क्या होगा, इफ जब ट्रू होगा तब, और इधर वाले में क्या होगा, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो उधर वर्क करेगा, इधर ट्रू वाले पर वर्क करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। फ्लोज को हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। और प्राइमरी जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो इफ हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें केवल कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। इसमें क्या है, इफ अगर ट्रू है कंडीशन तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर गलत है तो एल्स के अंदर लिखा पोर्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। स्विच में क्या है, जो केस हमारा सही होगा, स्विच में दो तीन चीजें याद रखना। पहली चीज होती है केस, दूसरी चीज होती है ब्रेक, और तीसरी चीज होती है डिफॉल्ट। ठीक है ना, ये इतनी चीजें कहाँ होती हैं, ये इतनी चीजें होती हैं स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, डिफॉल्ट लिख दिया। इतनी चीजें हम लोग स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो जो वाला केस सेटिस्फाइड होगा उसी केस के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाती। अच्छा, कोई केस हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर कहां स्विच आता है, स्विच सीधा 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 भाग के कहां आएगा, डिफॉल्ट वाले पे आएगा। ठीक है ना। अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो पड़ी हुई हैं, जाकर के एक बार आप उनको जरूर पढ़िए। ठीक है। आगे इफ एल्स इफ में क्या है, कई सारी कंडीशंस इफ की होती हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, इफ एल्स इफ कंडीशन हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, अभी हमने आपको बताया। ठीक है ना, कहा, जहां पर हम लोग आपको ऑपरेटर के बारे में पढ़ा रहे थे। ये देखिए ऑपरेटर पढ़ाया था, यहाँ पर यूनरी, बाइनरी, टर्नरी बताया था, और भी कहीं बताया था बेटा। और हमने आपको ये देखो ये बताया है ना, ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो वही अभी आपसे लास्ट में सवाल पूछ लिया है कि टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। आइए समझ लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। कह रहा है द टर्नरी ऑपरेटर इन सी इज अ कंडीशनल ऑपरेटर, या एक प्रकार का कंडीशनल ऑपरेटर है, दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट हैंड वे, जो कि एक शॉर्ट हैंड तरीका प्रोवाइड करता है इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का। किस स्टेटमेंट को लिखने का, इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका प्रोवाइड करता है। इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, या कितने ऑपरेंड लेता है, 3 ऑपरेंड लेता है। अभी हमने आपको यही बात बताई, ऑपरेंड के बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया है। कितने ऑपरेंड लेगा, ये 3 ऑपरेंड्स लेता है। ठीक है ना, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज टर्नरी। ठीक, उसके बाद कह रहा है द जनरल सिंटैक्स फॉर द टर्नरी ऑपरेटर इज, टर्नरी ऑपरेटर का जो जनरल सा सिंटैक्स है वो आपका क्या है, वो है कंडीशन
कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे और देन एक्सप्रेशन लिखने के बाद सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे कॉलन लगा करके। अच्छा, मतलब हुआ समझा दीजिए। बेटा कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तब। अच्छा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तब एग्जीक्यूट होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सर मामले को समझाइए। आइए मामले को और बढ़िया समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, तो कौन सी वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? नहीं तो b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने कह दिया कि a बराबर 5 लिखा और b बराबर मैंने 3 लिख दिया, b बराबर 3 लिख दिया। अब मुझको जरा बताइए इसका, इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आना चाहिए? अब ध्यान से आप देख लो भैया, यहाँ पर a बड़ा है b से, 5 बड़ा है 3 से ना। जब 5 बड़ा है 3 से तब कितना आ जाएगा? 5 बड़ा है 3 से तो a की वैल्यू आ जाएगी। मतलब a की वैल्यू मतलब हो गया 5। यहाँ पर आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर यही मैं कह देता कि 13, ए 5 है बी 13 है। अब क्या 5 13 से बड़ा है? नहीं बड़ा, तो फिर यहाँ पर 5 नहीं आता, यहाँ पर क्या आ जाता? बी की वैल्यू आ जाती। बी की वैल्यू मतलब कितनी हो गई? 13 हो गई। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है और बातों को एकदम बढ़िया से समझ के रखना है। ठीक है, तो ये आपके पहले चैप्टर के जितने भी सी लैंग्वेज के सवाल बन सकते थे फर्स्ट चैप्टर के, ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ऐसे ही हमने हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रखा है। आप उसको थोड़ा-सा एक बार जा कर के पढ़िएगा। हम आज इस वीडियो को इसलिए लेकर के आए थे ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए कि हमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? आई होप अब आपको आइडिया मिल गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी भी आपका कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर और आप रिवीजन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है ना? जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक? और वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चाहे वो आपका स्टेटस हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आपकी स्टोरी हो, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन बच्चों का 10th स्टैंडर्ड का 8 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है ना? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।